सो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप आई होप आप पेन पेंसिल नोटबुक लेके बैठे होंगे। तो हम लोग अभी ये जो सेक्शन है इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग का, ठीक है, फर्स्ट जो अपना लेसन है चैप्टर उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग हम लोग कर रहे हैं। तो अभी उसमें जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है हम लोग देख सकते हैं कि गिवन बिलो आर सम डिस्क्रिप्शंस, डिस्कस देम विथ योर पार्टनर एंड फाइंड आउट वर्ड फॉर ईच ऑफ देम एन एग्जाम्पल इज़ गिवन फॉर यू। मतलब क्या कि सम डिस्क्रिप्शन दिए है कुछ यहाँ पर, ठीक है, तो उसको डिस्कस करना आपके पार्टनर के साथ एंड फाइंड आउट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ देम। मतलब ग्रुप के लिए एक वर्ड हम लोग को ढूंढना है। एन एग्जाम्पल इज़ गिवन फॉर यू, एक एग्जाम्पल उन्होंने करके बताया है। अब एग्जाम्पल क्या है हम लोग देखते हैं, तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर है। द स्पेसिफिक स्टडी ऑफ द यूनिवर्स एंड द ऑब्जेक्ट इन इट इंक्लूडिंग स्टार्स, प्लानट, नेबुली एंड गैलेक्सीज। तो इसका आंसर है एस्ट्रोनॉमी। इस तरह की पढ़ाई को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। सो अभी बी, नेक्स्ट बी है। तो इसमें क्या है? द स्टडी ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द प्लैनेट, सन, मून एंड स्टार्स इन द बिलीफ दैट दीज मूवमेंट्स कैन हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन पीपल्स लाइव्स। ये सेकेंड वाला जो है बी, इसमें क्या है? द स्टडी ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स, सन, मून एंड स्टार्स in the belief that these movements can have an influence on people's lives। so इसका आंसर है सिंपली एस्ट्रोलॉजी। मतलब ये जो ग्रह तारे वगैरह होते हैं इनके मूवमेंट्स के बारे में जो पढ़ाई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक है गाइस, सो अभी विल मूव टुवर्ड्स थर्ड वन। तो अभी थर्ड वन में क्या है? अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। अभी फ्यूचर में क्या होगा उसका जो प्रेडिक्शन है तो उसका आंसर एकदम सिंपल है। तो मतलब फ्यूचर में क्या होगा ये कौन बताता है हम लोग को? तो फोरकास्टर। और जो स्टडी है मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फोरकास्ट। स्टडी को क्या बोलेंगे हम लोग? फोरकास्ट बोलेंगे। ठीक है गाइस, सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। तो फोर्थ वाला डी, आप आई होप आप मेरे साथ लिख रहे होंगे, ठीक है। देन डी वाला जो है देखो ये साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट स्टडीज mental states and processes and behavior in human and other animal। ये क्या है डी वाला? देखो साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट स्टडीज मेंटल स्टेट एंड प्रोसेस एंड बिहेवियर, मेंटल स्टेट, प्रोसेसेस एंड बिहेवियर इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। मतलब इंसान और दूसरे जो जानवर होते हैं इनका मेंटल स्टेटस और देन प्रोसेसेस एंड बिहेवियर का स्टडी किस में होता है? तो माय डियर स्टूडेंट सिंपल है, साइकोलॉजी। तो फर्स्ट का आंसर लोग ने दिया था एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। दूसरे का आंसर है एस्ट्रोलॉजी, तीसरे का आंसर है फोरकास्ट और चौथे का आंसर क्या है? साइकोलॉजी। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे की तरफ जाके देखते हैं हम लोग। इन द स्टोरी वी आर टोल्ड दैट द टाउन हॉल पार्क वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज फॉर एन एस्ट्रोलॉजर टू बिल्ड हिज बिजनेस। डिस्कस इट इन ग्रुप एंड लिस्ट द एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ ऑफ द प्लेस। मतलब क्या? इन द स्टोरी, ये स्टोरी में है, वी आर टोल्ड दैट, हम लोग को बताया गया है कि टाउन हॉल पार्क जो है वॉज अ रिमार्केबल प्लेस। मतलब इट वॉज क्वाइट रिमार्केबल प्लेस। क्यों? इन मेनी वेज। मतलब रिमार्केबल मतलब क्या बोलते हैं हम लोग? जो रिमार्केबल कोई भी चीज़ मतलब ध्यान में रहने जैसे, मतलब रिमार्केबल इन मेनी वेज, बहुत अलग अलग तरह से वो रिमार्केबल था। क्यों? फॉर एन एस्ट्रोलॉजर टू बिल्ड हिज बिजनेस, मतलब एस्ट्रोलॉजर को अपना बिजनेस करने के लिए। तो डिस्कस इट इन अ ग्रुप एंड लिस्ट द एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ ऑफ द प्लेस। मतलब उसकी कौन सी एक्सेप्शनल क्वालिटी थी, मतलब वो जो मार्केट प्लेस था उसकी एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ हम लोग को देखनी है। तो सिंपल है गाइस, पहला तो क्लू उन्होंने ही दिया है, क्या है? अ सर्जिंग क्राउड, मतलब बहुत सारा क्राउड जो था वो है। दूसरा आंसर इसका है अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस, मतलब तरह तरह के ट्रेड्स और ऑक्यूपेशंस के लोग वहाँ पर थे। तो ये भी एक आंसर है इसका सेकंड का। तीसरा है मतलब और को मतलब उधर का खासियत या क्या दिख रहा था वहाँ पर? एन ऑक्शनर ऑफ चीफ क्लोथ्स क्रिएटेड इनफ डीन टू अट्रैक्ट द होल टाउन। क्या दिख रहा है तीसरा? एन ऑक्शनर ऑफ चीफ क्लोथ्स, मतलब सस्ते कपड़े बेचने वाला ऑक्शनर था। एन ऑक्शनर ऑफ चीफ क्लोथ्स क्रिएटेड इनफ डीन टू अट्रैक्ट द होल टाउन, मतलब ये होल टाउन को अट्रैक्ट करने के लिए वो मतलब जोर जोर से चिल्ला रहा था। कौन? एन ऑक्शनर ऑफ चीफ क्लोथ, जो सस्ते कपड़े बेचने वाला। ये थर्ड हो गया। देन
आगे दिया है वेशिफेरसनेस ऑफ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट्स। वो जो वेशिफेरसनेस ऑफ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट्स, ये जो फ्राइड ग्राउंडनट्स वाला जो बंदा था वो जो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था ना, तो वो भी एक मतलब स्पेशलिटी है इस जगह का, एक्सेप्शनल क्वालिटी है। ठीक है। देन फिफ्थ क्वालिटी हम लोग देखेंगे, द प्लेस वॉज लिट अप बाय शॉप लाइट। मतलब जो प्लेस वॉज लिट अप, मतलब वहाँ पर लाइट कौन सी थी, शॉप लाइट्स की। जो शॉप में मतलब थोड़ा थोड़ा जिन्होंने जो लाइट रखा था, गैस लाइट वगैरह मतलब हम लोगों ने देखा था, तो वो लाइट। ठीक है। और क्या खासियत होते हो सकती है मतलब 6(1), इट डज नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग। मतलब इट डज नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग। इस जगह पर म्यूनिसिपल लाइटिंग बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये मतलब क्या है, एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ ऑफ द प्लेस है। ठीक है। मतलब हम लोग ने पहले देखा सर्जिंग क्राउड था, देन दूसरा देखा वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस देखा, थर्ड में देखा एन ऑक्शनर ऑफ चीफ क्लोथ क्रिएटेड इनफ डीन टू अट्रैक्ट द होल टाउन, ये हम लोग ने देखा। बाद में वेशिफेरसनेस ऑफ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट्स, ठीक है, ये फोर्थ वाला देखा। देन फिफ्थ वाला देखा, द प्लेस वॉज लिट अप बाय शॉप लाइट्स, ये देखा। और सिक्स वाला, इट डज नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग, ये भी हम लोग ने देखा। ठीक है। अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखो लास्ट एकदम, द एस्ट्रोलॉजर नेवर ओपन हिज माउथ till the other had spoken for at least 10 minutes. Discuss the reasons behind this act. मतलब हम लोग ने स्टोरी में देखा था, जो एस्ट्रोलॉजर है नेवर ओपन हिज माउथ, ये अपना मुंह खोलता ही नहीं था, टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। मतलब दूसरा बंदा जब तक एटलीस्ट 10 मिनट तक नहीं बोलता है तब तक ये अपना मुंह नहीं खोलता था। ठीक है। तो डिस्कस द रीज़न बिहाइंड हिज एक्ट। तो आप क्या करना है, आपको डिस्कस द रीजन्स बिहाइंड हिज एक्ट। तो उसके एक्ट के पीछे के रीजन्स है वो आपको डिस्कस करने हैं, मतलब क्यों ऐसा करता था। तो अभी हम लोग देखेंगे क्यों ऐसा करता था, एक एक क्वालिटी देखेंगे हम लोग। पहला, मतलब वो क्या करता था, 10 मिनट तक कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ सामने वाले का बात सुन के लेता था। अभी ऐसा वो क्यों करता था, मतलब 10 मिनट तक क्यों नहीं बोलता था, सिर्फ सामने वाले का बात सुन के लेता था। एक्चुअली उसके वो बिजनेस का एक प्लान ही था वो, मतलब कैसे। सो अभी पहला देखो, मतलब उसके पीछे के रीजंस क्या है, मतलब सामने वाले को 10 मिनट तक वो बोलने देता था और खुद सुनते ही रहता था। तो उसके रीजंस यहाँ पर दिए हैं। पहला तो ही वॉज, मतलब जो है पहला, ही वॉज वेरी गुड एट फेस रीडिंग ऑफ द पीपल। क्या, ही वॉज वेरी गुड एट द फेस रीडिंग ऑफ पीपल, मतलब वो क्या करता था, लोगों के फेस रीड करता था। अभी फेस रीडिंग इज ऑल्सो फेस रीडिंग इज ऑल्सो एन आर्ट, ये भी एक तरह का आर्ट है। मतलब लोगों के चेहरे से वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चालू है, ये हम लोग रीड कर सकते हैं। स्पेशली टीचर लोग इसमें बहुत एक्सपर्ट होते हैं। एम आई राइट गाइज। सो नेक्स्ट बी है, द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द पीपल प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर डजन आंसर्स एंड एडवाइसेस। अभी लोग क्या करते थे, 10 मिनट में बड़बड़ करते रहते थे, मतलब बोलते रहते थे। तो जो बोलने के दौरान क्या करते थे, वो लोग इन्फॉर्मेशन दिया करते थे। इन्फॉर्मेशन गिवन बाय पीपल प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर डजन आंसर्स एंड एडवाइसेस। मतलब लोग जो 10 मिनट के अंदर जो इसको इन्फॉर्मेशन देते थे, बराबर, तो वो क्या करता था, उसका यूज़ करके उसके आंसर्स देता था, मतलब उनके सवालों के जवाब देता था और उनको अलग अलग एडवाइस भी देता था। देन आगे, ही गॉट अ चांस टू एनालाइज द ट्रबल्स ऑफ हिज कस्टमर्स। ही गॉट अ चांस, उसको चांस मिलता था टू एनालाइज द ट्रबल्स ऑफ हिज कस्टमर्स। मतलब क्या, ही गॉट द चांस टू एनालाइज द ट्रबल्स ऑफ हिज कस्टमर। मतलब वो 10 मिनट का जो वक्त था उसमें वो क्या कर सकता था, अपने जो कस्टमर्स है उनके ट्रबल्स को एनालाइज कर सकता था। मतलब उनके जो ट्रबल्स है उसके बारे में सोच के एनालाइज करके फिर उसका आंसर दे सकता था। फिर बाद में ही वॉन द कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर्स। अभी वो क्या करता था, मतलब अभी 10 मिनट तक प्रॉब्लम सुनेगा तो उसको सभी प्रॉब्लम समझ जाते थे और उसी हिसाब से मतलब वो आंसर देता उसी डायरेक्शन में, तो ऑलमोस्ट उसके आंसर मतलब परफेक्ट आते थे। तो ही वॉन द कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर्स, तो इसके लिए वो कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस जीतता था। एंड देन बाद में क्या है, ही गॉट इनफ टाइम फॉर सर्चिंग आंसर्स एंड गिविंग एडवाइस। तो 10 मिनट ये बहुत ज़्यादा समय होता है, तो इस 10 मिनट के दौरान वो क्या कर सकता था, ही गॉट इनफ टाइम, मतलब उसको टाइम मिलता था फॉर सर्चिंग आंसर्स एंड गिविंग एडवाइस, मतलब आंसर सर्च करने को और एडवाइस देने को मतलब उसको टाइम मिलता था।
सो ये देखा आप लोग ने। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है अपना A2, आपके स्क्रीन के ऊपर आया देखो A2। द टैक्टिक्स यूज बाय द एस्ट्रोलॉजर टू अर्न हिज वेजेस आर। मतलब एस्ट्रोलॉजर क्या करता था, टैक्टिक्स यूज़ करता था। द टैक्टिक्स यूज बाय एस्ट्रोलॉजर टू अर्न हिज वेजेस आर, मतलब अपने वेजेस, मतलब अपनी कमाई के लिए कौन से टैक्टिक्स यूज़ करता था, जिसको कि हम लोग चाल या रणनीति बोलते हैं। तो अभी देखो उसका भी मतलब एस्ट्रोलॉजी का मतलब उसका बिजनेस चलाना है तो कुछ ना कुछ तो टैक्टिक्स होते हैं। वो क्या मतलब डॉक्टर वगैरह इनके जैसे तो है नहीं कि लोग बीमार पड़ेंगे तो तेरे पास आना ही है। तो ये तो मतलब माइंड गेम था एक टाइप का। तो वो कौन सी चाल या रणनीति बनाता था उसमें, तो हम लोग देखते हैं। तो टैक्टिक्स कौन से यूज़ करता था वो देखते हैं। पहला तो उन्होंने ही दिया है एनालिसिस ऑफ ह्यूमन ट्रबल्स। मतलब क्या, जो इंसान के ट्रबल्स के बारे में बोलता था। जैसे कि आपका नेचर बहुत अच्छा है, या हम लोगों ने देखा था ना कि वो मतलब ऐसे बोलता था आपका नेचर बहुत अच्छा है, देन आप मेहनत बहुत करते हो, ठीक है, बट आपको मतलब सक्सेस नहीं मिलता है, एंड देयर इज़ अ बिट प्रॉब्लम इन योर लाइफ, देन देयर इज़ अ वुमन इन योर लाइफ, मतलब आपके लाइफ में एक स्त्री है, उसका समस्या है, ऐसा वैसा मतलब एक अंदाजे से। तो एनालाइज द ह्यूमन ट्रबल्स ऐसा वो था, मतलब ऐसा एक उन्होंने क्लू दिया, एक टैक्टिक्स था। दूसरा टैक्टिक्स हम लोग क्या करते हैं, मतलब बहुत सारे टैक्टिक्स उसके मतलब जो यूज़ करता था। अभी फॉर एग्जांपल जैसे कि उसने देखा क्या यूज़ करता था, एक टैक्टिक्स अभी आपको भी पता है कि ही टुक मोर देन 10 मिनट्स टू आंसर, मतलब टिल 10 मिनट्स ही वुड लिसन टू द प्रॉब्लम्स of what customers, till 10 minutes he would listen to the problems of the customers। मतलब 10 मिनट तक उनके मतलब वो मतलब प्रॉब्लम ही समझ के लेता था। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, टैक्टिक से हो गया, बराबर, ठीक है। देन he used to create the fear in the mind of customer, he used to create फियर इन द माइंड ऑफ कस्टमर। वो क्या करता था, कस्टमर के माइंड में एक तरह का फियर क्रिएट करता था। और जो ऐसे मतलब लोग हैं जिनको मतलब टेक्निकल बेस या साइंटिफिक बेस नहीं होता है, ये लोग ऐसा ही करते हैं, मतलब लोगों के दिल में डर पैदा करते हैं, उस चीज़ का मतलब खौफ पैदा करते हैं और लोग उससे डर जाते थे और मतलब वो एस्ट्रोलॉजर पर भरोसा करते हैं। या बहुत से लोगों में देखा रहेगा कि ये लोग नहीं क्या कुछ ऐसा मंत्र तंत्र करते हैं, कुछ ऐसा धागा बांधने को देते हैं या तावीज़ देते हैं, आपने देखा रहेगा। तो ऐसा ही है। तो क्रिएशन ऑफ फियर इन द माइंड ऑफ कस्टमर। अभी आप लोग बोलेंगे सर उसने मतलब कभी मतलब डराया था, तो आपको मालूम है ये जो बंदा था गुरु नायक, उसने गुरु नायक को बोला था कि तू जल्दी से जल्दी नेक्स्ट ट्रेन पकड़ के तू तेरे गांव चला जा, ठीक है, नहीं तो तेरे लाइफ को डेंजर है। तो ये भी उसकी चाल थी, टैक्टिक्स थी। तो मतलब यूज टू क्रिएट फियर इन द माइंड ऑफ कस्टमर, मतलब वो क्या करता था, कस्टमर के मतलब दिल में डर पैदा करता था। देन यूज़ ऑफ इक्विपमेंट्स, मतलब क्या, वो क्या करता था, यूज़ ऑफ इक्विपमेंट्स, मतलब उसके पास जो इक्विपमेंट्स है मतलब ऐसा सब लगा के रखता था। मतलब जैसे कि वो बोला था हम लोग ने, वो जो मिस्टिक चार्ट है वो लगा के रखता था, या काउरी शेल्स है वो लगा के रखता था, बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब ऐसे आगे रखता था, उससे कि एम्बियंस क्रिएट होता है। जैसे कि आपको मालूम है मंत्र तंत्र करने वाले एक खोपड़ी रखते हैं इंसान, मतलब स्कल इंसान का रखते हैं, ठीक है, तरह तरह की अलग अलग चीज़ें रखते हैं, नींबू रखते हैं, चाकू रखते हैं, ऐसा सब चीज़ें, मतलब एक वो एम्बियंस क्रिएशन होता है। सो यूज़ ऑफ इक्विपमेंट्स ये भी था। तो अभी ये हम लोग ने ये इसके जो तीनों भी आंसर है हम लोग ने देख लिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखो आपके स्क्रीन पे आया है, एन एस्ट्रोलॉजर्स अपीयरेंस हेल्प्स टू क्रिएट एन इम्प्रेशन ऑन हिज क्लाइंट्स, कंप्लीट द फॉलोइंग। तो एस्ट्रोलॉजर का अपीयरेंस था वो हेल्प्स टू क्रिएट एन इम्प्रेशन ऑन हिज क्लाइंट, कंप्लीट द फॉलोइंग। अभी उसका क्या है ना, जो अपीयरेंस था वो इम्प्रेशन क्रिएट करता था एक टाइप का क्लाइंट्स के, मतलब क्या बोलते हैं दिल में, मतलब कैसे, मतलब उसका किस तरह का अपीयरेंस था। तो पहला दिया है टर्बन ऑन हिज हेड, मतलब वो अपने सिर पे क्या बांधता था, पगड़ी बांधता था। तो ये भी क्या है, एक अपीयरेंस का एक पार्ट है, ठीक है, द टर्बन ऑन हिज हेड, ठीक है। तो अभी दूसरा क्या बोल सकते हैं, सेकेंड, और क्या बोल सकते हैं, सेक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन ऑन फोरहेड, मतलब वो अपने सर पे सेक्रेड ऐश लगाता था, मतलब वो जो रक्षा राख आती है ग्रे कलर की वो लगाता था, एंड वर्मिलियन लगाता था ऑन हिज फोरहेड, मतलब जो अपना माथा है उस पर लगाता था,
ठीक है। तो सेक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन ऑन हिज फेस, मतलब सेक्रेड ऐश मतलब वो रक्षा जो है ग्रे कलर की वो, और वर्मिलियन मतलब सिंदूर लगाता था, ठीक है, अपने फोरहेड पे मतलब किधर, माथे पे लगाता था, ठीक है। देन उसका क्या है, डार्क विस्कर्स स्पार्कलिंग आइज, मतलब उसके दाढ़ी मूछें थी वो बहुत बड़ी थी, एंड स्पार्कलिंग आइज, और आंखें कैसी थी, चमचमाती हुई आंखें थी। फिर से मैं बता रहा हूँ, डार्क विस्कर्स एंड स्पार्कलिंग आइज, ये भी उसका मतलब अपीयरेंस का ही क्या था, एक मतलब पार्ट था, मतलब वो उसकी आंखें दाढ़ी मूछें, अभी ये उनके मतलब एक बिजनेस का पार्ट है। ऐसा रहेगा तो उनका गेटअप ज़्यादा खुलता है, मतलब एक बोलते हैं ना जैसे कि भगवे वस्त्र पहनेंगे, मतलब ऐसा कफनी टाइप पहनते हैं, या फिर वो सर पे मतलब टर्बन पहनते हैं, मतलब ठीक है, तो इससे क्या अपीयरेंस आ जाता है। देन और क्या हो सकता है, तो अदर इक्विपमेंट्स, दूसरे सारे इक्विपमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे काउरी शेल वगैरह है, तो इससे क्या होता है, अपीयरेंस आ जाता है, ठीक है। तो अभी ये देखा हम लोग ने, फिर से देखते हैं, एक टर्बन ऑन हिज फोरहेड, देन सेक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन ऑन हिज द टर्बन ऑन हिज हेड, मतलब सर पे क्या पहनता था, पगड़ी पहनता था। देन सेक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन ऑन फोरहेड, मतलब सर पे वो रक्षा लगाता था, एंड वर्मिलियन मतलब सिंदूर लगाता था फोरहेड, ठीक है। देन डार्क विस्कर स्पार्कलिंग आइज, मतलब जो उसके दाढ़ी मूछे थे वो थोड़े से मतलब बड़े हुए थे, या उसको पार्ट है बढ़ाने का, मतलब उससे थोड़ा गेटअप आता है। देन स्पार्कलिंग आइज, चमचमाती हुई आंखें, एंड देन यू यूज टू ग्लांस, ऐसे मतलब ग्लांस करके देखता था, डायरेक्टली नहीं देखता था, ठीक है। तो ये वॉज वेटिंग फॉर द कस्टमर बाय ग्लांसिंग, आपने हम लोग ने लेसन में देखा था, ठीक है। अभी आगे जाते हैं, और क्या है, अदर इक्विपमेंट्स इसका यूज़ करता था। चलो अभी ये हो गया थर्ड वाला। अभी ये जो फोर्थ वाला है ये हम लोग देखते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड चूज द करेक्ट वन। देखो अभी आ गया कि स्क्रीन पर, या अभी इसमें आपको ऑप्शन दी है, चार ऑप्शन दिए, सो वी हैव टू रीड दोज ऑप्शन, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग्स, एंड हम लोग को क्या करना है, उसका राइट आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फिर से 1 सेकेंड आई रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड चूज द करेक्ट वन, मतलब फॉलोइंग सेंटेंसेस रीड करो और चूज द करेक्ट वन, और उनके आंसर्स आप क्या करो, चूज करो। अभी देखते ए में क्या है, द एस्ट्रोलॉजर सेज दैट इफ नायक डज नॉट लीव हिज विलेज अगेन ही वुड, मतलब क्या, द एस्ट्रोलॉजर सेज दैट, एस्ट्रोलॉजर बोलता है दैट इफ नायक डज नॉट लीव हिज विलेज अगेन ही वुड, मतलब एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है, अगर नायक जो है, गुरु नायक जो है, डज नॉट लीव द विलेज, अगर वो गांव छोड़ के नहीं जाएगा, अगेन मतलब फिर से, ही वुड तो क्या होगा, अभी उसको उसके साथ क्या हो सकता है, अगर वो गाँव आपको मालूम है कि भविष्य बताने के बाद उसने धमकी दिया था, एक तरह से थ्रेटन किया था उसको, राइट। द एस्ट्रोलॉजर सेज दैट इफ गुरु नायक डज नॉट लीव हिज विलेज अगेन ही वुड, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। एक, रिटर्न द मनी, मतलब अगर वो गाँव छोड़ के नहीं गया तो उसको क्या करना पड़ेगा, पैसा लौटाना पड़ेगा, ये एक ऑप्शन है। दूसरा है फेस डेंजर, मतलब डेंजर का सामना करना पड़ेगा। तीसरा है गो बैक होम एंड स्टॉप लुकिंग फॉर द मैन हु ट्राई टू किल हिम, मतलब घर पे जाके, गो बैक होम मतलब घर पे जाके, स्टॉप लुकिंग फॉर द मैन हु ट्राई टू किल हिम, और घर पे जाके उसको, जिसने उसको मारा था, मतलब मारने की कोशिश किया था, उसको ढूंढना, सर्च करना बंद करना है, ये क्या था। या चौथा, नॉट टू फाइंड द किलर, मतलब क्या कि वो किलर को फाइंड आउट नहीं कर सकता था। अभी इसका ऑप्शन आपको पता है, अगर फिर से मैं बता रहा हूँ, द एस्ट्रोलॉजर सेज दैट, एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला, इफ नायक डज नॉट लीव हिज विलेज अगेन, अगर नायक गांव छोड़ के चला नहीं गया तुरंत, ही वुड, तो इसको क्या कर सकता है, मतलब क्या हो सकता है उसके साथ, तो ही वुड फेस डेंजर। ये सेकंड वाला ऑप्शन राइट है, क्या, फेस डेंजर, एम आई राइट। तो इसके भी आगे जाते हैं, सेकंड वाला ऑप्शन देखते गाइस, बी वाला, अकॉर्डिंग टू द नरेटर, जो राइटर है अपना, सो अकॉर्डिंग टू द नरेटर द एस्ट्रोलॉजर सक्सेस इन हिज प्रोफेशन इज प्राइमरीली ड्यू टू, मतलब एस्ट्रोलॉजर है ना, ये अपने प्रोफेशन में, अपने व्यवसाय में जो भी वो मतलब वो धंधा लगाता था, मतलब वो काम करता था एस्ट्रोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजी बताने का, तो उसमें सक्सेसफुल था। अभी वो क्यों सक्सेसफुल होता था, उसको सक्सेस क्यों मिलता था, प्राइमरीली खास करके उसको सक्सेस क्यों मिलता था, तो पहला तो दिया है लक, लक की वजह से। दूसरा तो हरगेन्स द बार्गेन्स ही ड्राइव्स, या वो बार्गेन करता था, मतलब आपको मालूम है कभी मतलब 3 पाइस चाहिए, कभी 8 आना चाहिए, कभी 1 रुपये, तो बार्गेन्स, द बार्गेन्स ही
ही ड्राइव्स, बार्गेन का मतलब उसका बार्गेन की वजह से, लक की वजह से। तीसरा है उसके अपीयरेंस की वजह से, मतलब वो जिस टाइप से दिखता था उस अपीयरेंस की वजह से। और चौथा है हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, मतलब लोगों को समझ के लेता था, मतलब लोगों का माइंडसेट क्या है, क्या सोच रहे, उसके दिमाग में क्या चलो है, ये सोचने के वजह से उसको अपने प्रोफेशन में सक्सेस मिलता था। तो गाइस कौन सा आंसर है चारों में से? पहला लक, दूसरा बार्गेनिंग, इज द बार्गेनिंग ही ड्राइव्स, तीसरा हिज अपीयरेंस, और फोर्थ वाला है हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल। तो आंसर अपने शायद फाइंड आउट कर लिया रहेगा। आंसर है फोर्थ वन, हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, क्योंकि वो मतलब अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल क्यों था? क्योंकि वो लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ के लेता था। ठीक है, मतलब वो क्या सोचते हैं समझ के लेता था। ठीक है, अभी नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। द स्टोरी सजेस्ट दैट द एस्ट्रोलॉजर्स कमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस प्लीज पीपल बाय। अभी स्टोरी सजेस्ट, ये स्टोरी क्या सजेस्ट करती है? द एस्ट्रोलॉजर कमेंट्स, या एस्ट्रोलॉजर जो भी कमेंट्स करता था और जो ऑब्जर्वेशन थे उसके, प्लीज़ पीपल बाय, मतलब लोग उससे खुश क्यों होते थे? ठीक है, अभी क्यों मतलब वो एस्ट्रोलॉजर से खुश होते थे उसके कमेंट और ऑब्जर्वेशन से? तो पहला, प्रॉमिसिंग देम सक्सेस एंड गुड फॉर्चून, क्या अपना जो एस्ट्रोलॉजर है इस लेसन का वो प्रॉमिस करता था देम सक्सेस एंड गुड फॉर्चून, मतलब आप सक्सेसफुल हो जाओगे या आपको गुड फॉर्चून मिलेगा, ऐसा बोलता था। एक नंबर। दूसरा हो गया प्रूविंग एज टाइम पासिस टू हैव बीन ट्रू, मतलब प्रूविंग एज टाइम पासिस टू हैव बीन ट्रू, जैसा जैसा वक्त आके निकल जाएगा वैसा वो चीज़ें सच होगी, ऐसा बोलता था। तीसरा, फ्लैटरिंग देम एंड सपोर्टिंग देयर ओन व्यूज़, क्या उनकी तारीफ़ करके और उनके खुद के व्यू को सपोर्ट करता था, मतलब जो उनकी खुद की सोच है उसको ही सपोर्ट करता था। और फोर्थ वाला है हेल्पिंग देम टू लर्न टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम, या उनको हेल्प करता था अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से मतलब एब्सोल्युटली थर्ड वन इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो अभी ये प्रूव कैसे करता है, फ्लैटरिंग देम और सपोर्टिंग देयर ओन व्यूज़, वो जब मतलब वो 10 मिनट तक सुनता था ना और बाद में कुछ तो भविष्य बताता था, तो इसमें ना उनकी तारीफ़ करता था, आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप मेहनत करते हैं बट सक्सेस नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपका नेचर एकदम मतलब जैसे बोलते हैं ना केयर फ्री है, इंडिजिनियस, मतलब देखा था हम लोग ने कि आपका नेचर बहुत केयर फ्री, आप बिंदास मदद करते हैं, लोगों को मदद करते हुए सोचते नहीं है, तो ऐसा लोगों की तारीफ़ करता था। एंड सपोर्टिंग देयर ओन व्यूज़, और मतलब जो अपने खुद के बारे में जो व्यूज़ होते हैं अच्छे व्यूज़ उनको सपोर्ट करता था, और इस वजह से लोगों को भी अच्छा लगता था, और आपको तो पता है खुद की तारीफ़ सभी को अच्छी लगती है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर अभी आएगा, देखो यहाँ पर आ गए आपके स्क्रीन पर, गुरु नायक कंसल्ट एस्ट्रोलॉजर बिकॉज ही वांट्स टू। अभी ये तो इसका तो आंसर आपको परफेक्ट फटाक से आना चाहिए। गुरु नायक कंसल्ट एस्ट्रोलॉजर बिकॉज ही वांट्स टू, गुरु नायक ने एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करने को क्यों आया था? क्योंकि उसको क्या जानना था? अंडरस्टैंड द पास्ट, उसको पास्ट के बारे में जानकारी चाहिए थी। देन फाइंड आउट हु द एस्ट्रोलॉजर इज, या एस्ट्रोलॉजर कौन है इसकी जानकारी चाहिए थी। तीसरा, मेक सम मनी थ्रू अ बेट, मतलब बेट लगा के कुछ पैसा जीतना था। या चौथा, गेट द आंसर टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, उसे किसी एक खास क्वेश्चन का आंसर चाहिए था। ठीक है, ये चारों आंसर मतलब आपके ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें का राइट ऑप्शन है फोर्थ वन, बराबर, क्योंकि उसको भविष्य मतलब पिछला मतलब पास्ट नहीं जानना था, मतलब पास्ट में क्या होता है ये नहीं जानना था। फाइंड आउट एस्ट्रोलॉजर कौन है उससे कुछ लेना देना नहीं था। तीसरा, उसको कुछ उससे पैसा भी नहीं कमाने का था बेट लगा के, तो उसको एक ही चीज़ चाहिए थी, गेट द आंसर टू स्पेसिफिक क्वेश्चन, उसका एक ही क्वेश्चन था और उसका आंसर चाहिए था। मतलब उसका एक क्वेश्चन क्या था कि मुझे जिसने मार के मरने के लिए मतलब छोड़ दिया था, मतलब वो कहाँ पर है उसको ढूंढने का, और वो मुझे मिलेगा क्या, ये एक ही स्पेसिफिक क्वेश्चन वो ढूंढने को, उसका आंसर ढूंढने को आया था। एम आई राइट गाइज? आगे जाते हैं ई, गुरु नायक इज लुकिंग फॉर द मैन हु ट्राइड टू किल हिम। गुरु नायक मतलब जो बंदे को ढूंढ रहा था, मतलब जिसने उसको मार के मौत के मुंह में मरने के लिए छोड़ दिया था, तो उसको क्यों ढूंढ रहा था? एक, पहला टू टेक रिवेंज, उसको उसका बदला लेना था, ठीक है, टू टेक रिवेंज मतलब बदला लेना। दूसरा है टू गेट एन एपोलॉजी, उसे माफ़ी मांगनी थी, ठीक है। तीसरा है टू डिमांड एंड एक्सप्लेनेशन, या उसको एक्सप्लेनेशन मतलब डिमांड एक्सप्लेनेशन, उसको मतलब एक्सप्लेनेशन पूछना था कि भाई तूने मुझे क्यों मारा था। या फिर फोर्थ ऑप्शन है क्या, टू प्रूव दैट मैन वाज अनसक्सेसफुल, या कि तूने जो किया मतलब तू अपने काम में सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये उसको बताना था या उसको प्रूव करना था। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर है मतलब परफेक्ट आंसर है एक,
टेक रिवेंज, उसको बदला लेना था उससे। ऑब्वियसली यस, कोई भी मतलब आसान एकदम आंसर था इसका। तो फर्स्ट ऑप्शन है टू टेक रिवेंज। मतलब गुरु नायक वो बंदे को क्यों ढूंढ रहा था जिसने उसको मार के मरने के लिए फेंक दिया था, तो बदला लेने के लिए, दैट मीन्स टू टेक रिवेंज। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देखो अभी ये वाला एफ, ठीक है। एफ में क्या है, द एस्ट्रोलॉजर्स रिमार्क मेक्स गुरु नायक फील ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब एस्ट्रोलॉजर का रिमार्क है मेक्स गुरु नायक फील ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब जो एस्ट्रोलॉजर ने रिमार्क किया था तो उससे गुरु नायक के दिमाग में, मतलब गुरु नायक क्या फील कर रहा था, फील ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब क्या कि जो उसके दिल में नहीं चल रहा था रिमार्क के बाद, वो चीज़ अपने को ढूंढनी है। चार में से पहला तो रिलीव्ड, मतलब उसको बहुत एकदम रिलीव, मतलब एकदम फ्री लग रहा था कि किसी मतलब चीज़ से छुटकारा मिल गया। दूसरा सस्पिशियस, उसको डाउट आया था। तीसरा इम्प्रेस, मतलब वो इम्प्रेस हुआ था मतलब उस भविष्य से। चौथा है डिसअपॉइंटेड, निराश हो गया था, नाराज़ हो गया था। तो इसमें कौन सी मतलब क्या फील नहीं हो रहा था उसको, तो इसका आंसर देखो सेकेंड ऑप्शन राइट है, सस्पिशियस। उसको डाउट नहीं आ रहा था, क्योंकि देखो मतलब उसको सिर्फ डाउट नहीं आया था, बाकी सब चीज़ें कंफर्म हो गई थी। वो रिलीव्ड हो गया था, क्यों, तो एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि जिसने तेरे को मार के मतलब मरने के लिए फेंका था वो बंदा मर गया है, तो रिलीव्ड लग रहा था। इम्प्रेस, वो इम्प्रेस भी हो गया था, क्यों, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने उसको सही भविष्य बताया था। और दूसरा डिसअपॉइंटेड, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी क्यों हुआ था, क्योंकि उसको बदला लेना था बट वो बंदा मर गया था। तो इसका एक ही ऑप्शन राइट है। कौन सी चीज़ फील नहीं हो रही थी उसको, तो सस्पिशियस, मतलब डाउट बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। अभी लास्ट देखते हैं इसका आंसर, मतलब जो जी है, रिएक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स वाइफ टू हिज न्यूज़ सजेस्टेड दैट शी, मतलब जो एस्ट्रोलॉजर की वाइफ है तो उसने कैसे रिएक्ट किया जब उसने न्यूज़ बताया उसको ऐसा ऐसा हो गया करके, तो उसका रिएक्शन मतलब क्या, रिएक्शन से हम लोग क्या पता लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो फर्स्ट वॉज नॉट अवेयर ऑफ हिज पास्ट, उसको उसको अपने हस्बैंड के पास्ट के बारे में नहीं मालूम था। दूसरा हैज़ बीन वरीड अबाउट हिज सेफ्टी, वो मतलब उसके हस्बैंड के सेफ्टी के बारे में चिंतित थी, वरीड थी। देन हैज़ नोन हिम सिंस ही वॉज यंग, वो जब एस्ट्रोलॉजर यंग था, मतलब उसका हस्बैंड यंग था तभी से उसको जानती थी। या फिर इज़ कंसर्न अबाउट हर फ्यूचर विथ हिम, ये अपने भविष्य के बारे में चिंतित थी, उसके साथ अपना भविष्य आगे की ज़िंदगी कैसी जाएगी इसके लिए चिंतित थी। तो उसका रिएक्शन एक ही आपको मालूम है कि इससे रिएक्शन से समझ में आता है, क्योंकि उसने आंसर मतलब जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, तो जो एस्ट्रोलॉजर का वाइफ था तो उसने बोला था कि यू ट्राई टू किल हिम, आपने उसको मारने की कोशिश किया। तो ये जब उसने पूछा तभी हम लोग को पता चल गया था कि फर्स्ट इसका ऑप्शन राइट है, वॉज अनअवेयर ऑफ हिज पास्ट, उसको अपने हस्बैंड के मतलब एस्ट्रोलॉजर के पास्ट के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था। ठीक है गाइस, सो आई होप आपको समझ में आया रहेगा। जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है बाकी का हम लोग बाद में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।